एक क्या माँ, जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम घर के कामों में ही लगी हुई हो। 2 घड़ी बेटी के पास बैठने की फुर्सत नहीं है तुम्हें। क्या मैं रोज़ रोज़ आपके घर आती हूँ? आपके नाते नातिन आपसे मिलने को बेकरार थे, कह रहे थे नानी के घर जाएंगे और नानी के साथ खूब मज़ा करेंगे, मगर यहाँ तो आपको मेरे साथ बैठने तक का समय नहीं है। माँ, अब आपका आराम करने का समय है। इस उम्र में इतना काम करना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। वैसे भी आपने पूरी ज़िंदगी काम ही तो किया है, अब तो थोड़ा आराम करिए। राधिका अपनी माँ सुनंदा जी से बोली। सुनंदा जी ने आसपास नज़र दौड़ाकर कहा, तुम्हारी भाभी अस्मिता कहाँ गई? अभी तो यहीं रसोई में खड़ी थी। तुम तो जानती हो ना, अगर अस्मिता ने सुन लिया तो आफत आ जाएगी। वैसे भी उसकी आदत है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है, इसलिए तुम चुप ही रहा करो। माँ, अस्मिता भाभी छत पर कपड़े सुखाने गई है, तभी तो मैं आपसे खुलकर बोल पा रही हूँ, वरना जानती हूँ भाभी के सामने अगर आपको मेरे साथ बैठने बोल दूँ तो उनको बुरा लग जाएगा। आप और भाभी मिलकर ही घर का सारा काम करते हो, जानती हूँ, मगर आज मैं आई हूँ तो क्या आप दोनों थोड़े समय मेरे पास नहीं बैठ सकते? मैं सिर्फ आपको ही मेरे पास बैठने थोड़ी बोलती हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि भाभी भी मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजारे, मगर मैं जब भी आती हूँ वह मेरे साथ समय गुजारती ही नहीं। शायद उन्हें मेरा यहाँ आना इतना पसंद नहीं है। वैसे भी रात को संजीव मुझे लेने आ जाएंगे और वापस ना जाने कब आऊँ। राधिका लगभग 6 महीने बाद अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आई थी। आज बच्चों ने बहुत जिद की कि उन्हें नानी के घर जाना ही है, तो राधिका बच्चों को मना ना कर पाई। दरअसल राधिका ने जानबूझकर मायके आना कम कर दिया था। राधिका जब भी मायके आती अपनी माँ को दिन भर घर के कामों में उलझा हुआ देखती। वह जानती थी माँ की बूढ़ी हड्डियों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसे अपनी माँ को ये दिन भर यूं चक्करघिनी की तरह काम करते देख दुख होता था, जहाँ दूसरी तरफ राधिका खुद अपनी सास को बहुत आराम देती थी, वहाँ दूसरी ओर अपनी माँ को दिन भर पिसते देखती थी। वह जानती थी अस्मिता भाभी अपने में ही रहती है, ना अस्मिता भाभी को घर के कामों में रुचि थी और ना ही सास और ननद के साथ बात करने में, इसलिए राधिका ने मायके आना ही कम कर दिया था। राधिका के दोनों बच्चे राहुल और नीलू नानी के घर आकर बहुत खुश थे। दोनों उनके मामा मामी के कमरे में टीवी देख रहे थे, तभी राहुल के ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। राधिका भाग कर आई तो देखा राहुल को बिस्तर पर पड़ी चाकू पाँव में लग गई थी और खून निकल आया था। राधिका ने फटाफट खून को साफ कर राहुल को बैंडेड लगाया और अस्मिता से बोली, भाभी, बिस्तर पर चाकू कौन रखता है भला? यह तो अच्छा हुआ चाकू पैर में ही लगा, वरना कहीं और लग जाता तो सोचो क्या होता। अस्मिता बोली, दीदी, मुझसे ही चाकू बिस्तर पर छूट गया था, मैं वहीं बैठकर सुबह फल काट रही थी। राधिका बोली, भाभी, वैसे भी आपका कमरा हमेशा अस्त व्यस्त पड़ा रहता है, आप कभी कभार अपने कमरे की भी सफाई कर लिया कीजिए। कमरा हमेशा यूं फैला कर रखना अच्छी बात नहीं है। बस राधिका के इतना कहते ही अस्मिता भाभी गुस्सा होकर बोली, दीदी, कहना बड़ा आसान होता है, जो काम करता है वही जानता है कि घर में कितना काम होता है। खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल से लाओ और छोड़ो, ऊपर से काम वाली बाई भी 1 महीने की छुट्टी लेकर गांव गई है, इसलिए झाड़ू पोछा और बर्तन भी हाथ से करना पड़ रहा है। मैं अकेली कितना काम करती हूँ यह कोई नहीं देखता। यह सुनकर सुनंदा जी बोली, बहू, तुम सभी के सामने यही ढिंढोरा पीटती रहती हो कि तुम अकेली घर का सारा काम करती हो। मैं तुम्हारी हर काम में मदद करती हूँ, तुम भली भांति जानती हो। अस्मिता बोली, तो कौन सा बड़ा काम करती हैं आप माँ जी? घर में रहना है और खाना खाना है, तो काम तो करना ही पड़ेगा ना। बिना काम किए बैठे बैठे खाना खाना
अच्छा लगता है क्या भला? अस्मिता को इस तरह अपनी माँ से बात करते देख राधिका को बहुत बुरा लगा। राधिका बोली, भाभी यह कोई तरीका नहीं है माँ से बात करने का। मेरी माँ को मैं बचपन से काम करते देखती आई हूँ और अब इस बुढ़ापे में भी काम करते ही देख रही हूँ। माँ आपके बच्चों को तैयार करने से लेकर घर का सारा काम कर लेती हैं, फिर भी आप माँ को ताने देने का कोई अवसर नहीं छोड़ती। मैं भी मेरी माँ का यूँ बार बार अपमान नहीं सहन कर सकती हूँ। आप सुबह 9 बजे से पहले कभी उठती नहीं, जबकि माँ सवेरे 7 बजे उठकर ही घर के कामों में लग जाती है। सुबह सुबह पानी भर देती है, फिर सभी का चाय नाश्ता तैयार कर देती है, दाल और चावल भिगो देती है, आटा गूँथ देती है। फिर बताइए आपको उठकर क्या इतना काम होता है? काम वाली बाई तो अभी छुट्टी पर गई है, वैसे तो हमेशा वह रहती ही है। आपको काम करने में आलस आता है, इसलिए आप अपना कमरा अस्त व्यस्त रखती हैं और सबसे कहती फिरती हैं कि आप दिन भर अकेले काम करती हैं। वह तो माँ ही है जो कभी बाहर जाकर आपकी बुराई नहीं करती, कभी किसी से नहीं कहती कि वह खुद के घर में कितना काम करती है। आप सुबह देरी से उठती हैं और दोपहर में खाना खाकर वापस 3 घंटा अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं, मगर माँ कभी किसी से नहीं कहती और उस पर भी आप माँ पर ही इल्ज़ाम लगाती हैं कि खाना खाना है तो काम करना ही पड़ेगा। तो भाभी आपको बता देती हूँ, यह मेरी माँ का भी उतना ही घर है जितना कि आपका। मैंने ऐसी बहुत सी सासें देखी है जो दिन भर आराम करती हैं और उनकी बहुएं घर का सारा काम अकेले संभालती हैं, मगर फिर भी कभी शिकायत नहीं करती, क्योंकि वह जानती है कि सासों ने उनकी उम्र में बहुत काम किया है। अब घर की जिम्मेदारी उनकी है, मगर माँ ने तो कभी भी आपकी शादी के बाद आप पर घर की पूरी जिम्मेदारी अकेले नहीं सौंपी। हमेशा आपको बराबरी में घर के कामों में मदद की है और कभी आपकी तरह काम करके गिनती नहीं की। वह अलग। माँ का मानना है कि काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है। वो भी बहुत बार थकती हैं, मगर बताती नहीं। अस्मिता गुस्से में बोली, बस करिए दीदी, आप हम दोनों सास बहू के बीच मत ही बोलिए। जितना कम बोलेंगी उतना ही फायदे में रहेंगी। बेहतर होगा आप अपना घर देखिए और अपने मायके में अपनी दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए। राधिका को अपनी भाभी से ऐसे शब्दों की उम्मीद नहीं थी। वह अपनी माँ के लिए बोले गए शब्दों को सहन नहीं कर पाई, इसलिए बोल पड़ी। अपने लिए भी उसे ऐसे ही शब्द सुनने मिले। वह तो बस यही चाहती थी कि अस्मिता भाभी इस बात को स्वीकार करें कि इस बुढ़ापे में भी माँ कितना काम करती हैं। हर जगह बस अपना गुणगान ना गाया करें, और वह भी झूठा गुणगान। माँ जब इतना काम करके भी मुँह से उफ तक नहीं करती, तो भाभी तो आधे से ज़्यादा वक्त अपना सोने में ही गुजार देती हैं। अपना कमरा तक ठीक से साफ ना होता था उनसे, इसलिए तो आज राधिका बोलकर बुरी बन चुकी थी। राधिका अस्मिता भाभी के इसी रवैये की वजह से वैसे भी मायके कम आती थी, मगर आज इतना कुछ सुनने के बाद राधिका का मन ही खराब हो गया था। राधिका उदास होकर अपने घर लौट आई थी, मगर भाभी के तीखे शब्दों को भुला ना पाई थी। राधिका बस अपनी माँ को ही फ़ोन पर बात कर लेती थी। उस घटना के बाद अस्मिता भाभी ने ना राधिका को फ़ोन किया और ना ही राधिका ने अस्मिता को। वहाँ सुनंदा जी भी उदास सी रहने लगी थी। घर की बेटी और बहू में महीनों से बातचीत बंद थी। उन्होंने सारी बात बेटे सुनील को बताई। सुनील बोला, माँ, राधिका को क्या ज़रूरत थी अस्मिता को कुछ कहने की? अस्मिता ने गलत क्या कहा है राधिका को? अब अपना घर देखना चाहिए, यूँ मायके में आकर दखलंदाजी करने की क्या ज़रूरत थी? सुनंदा जी समझ गई कि अस्मिता ने सुनील को कुछ और ही बात बता रखी है, इसलिए सुनील अस्मिता की तरफदारी कर रहा है। सुनील भी अस्मिता का ही साथ देने लगा। यह देखकर सुनंदा जी बोली, बेटा
आज तू भी 2 बच्चों का पिता है, तेरे भी एक बेटा और एक बेटी हैं। सोच, कल के दिन अगर तुम्हारे दोनों बच्चों के बीच कुछ गलतफहमियां हो जाए तो तुम उसे सुलझाने का प्रयत्न करोगे या नहीं? सुनील बोला, हाँ माँ, ज़रूर करूँगा। तो बस मैं भी वही कर रही हूँ। सुनंदा जी बोली, राधिका इस घर की बेटी है और तुम्हारी पत्नी ने उसे कड़वे शब्द कहे हैं। जैसे तुम्हारा अपनी पत्नी के लिए फ़र्ज बनता है, वैसे ही तुम्हारा अपनी बहन के लिए भी कुछ फ़र्ज बनता है। सुनील को अपना भाई होने का फ़र्ज याद आ गया और वह बोला, माँ, मैं अस्मिता को समझाने का प्रयत्न करूँगा। हो सके तो बोलूँगा कि वह राधिका दीदी से माफ़ी मांग ले। सुनंदा जी बोली, बेटा, राधिका अपनी भाभी से माफ़ी थोड़ी मंगवाना चाहती है। वह तो बस चाहती है प्यार के 2 शब्द जिसके उसका मायका बना रहे। हर बेटी बस यही चाहती है कि मायके में उसका सम्मान बना रहे, उसकी यादें बनी रहे। बेटी अपने ससुराल में कितनी ही खुश क्यों ना हो, मगर वह अपना मायका कभी नहीं भूलती। आज उसे कितना बुरा लग रहा होगा कि इतने महीनों में भाई और भाभी ने उसे एक फ़ोन तक नहीं किया। अस्मिता माँ की बात सुनकर अपने कमरे से बाहर आकर बोली, माँ, आपने ही राधिका दीदी को बहुत सर चढ़ाकर रखा है, वरना उन्हें क्या ज़रूरत थी पिछली बार हमारे घर के मामलों में बोलने की। उनकी शादी हो चुकी है, वे अपना घर देखें। यहाँ हम सास बहू के रिश्ते खराब करने का हक उन्हें किसने दिया? मैं कोई फ़ोन वोन नहीं करने वाली, कहकर अस्मिता वापस अपने कमरे में चली गई। 3 दिन बाद अस्मिता अपने मायके जाने वाली थी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। सुनंदा जी को भी राधिका की बहुत याद आ रही थी, मगर जानती थी अगर वे राधिका को यहाँ बुलाएगी तो अस्मिता गुस्सा हो जाएगी, इसलिए चुप रहती थी। अस्मिता बहुत खुश होकर चली गई और यहाँ छोड़ गई माँ की तरसती आँखों को, जो अपनी बेटी को बुलाना चाहती थी मगर बहू की वजह से बुला नहीं सकती थी। राधिका सुनंदा जी से रोज़ फ़ोन पर बातें कर देती ताकि माँ को अकेलापन महसूस ना हो। 5 दिन ही हुए थे कि अस्मिता मायके से वापस आ गई। सुनंदा जी भला कैसे पूछती कि क्या हुआ है? वे अस्मिता के गुस्से से डरती थी। अस्मिता का चेहरा उतरा हुआ था और वह बुझी बुझी सी लग रही थी, जैसे उसके मायके में कुछ अनहोनी हुई हो। एक दिन अचानक सुनंदा जी राधिका को घर आया देखकर चकित रह गई और बोली, राधिका, तुम यहाँ अचानक कैसे? राधिका बोली, अस्मिता भाभी का फ़ोन आया था माँ, आपको नहीं मालूम क्या? अस्मिता ने खुशी से राधिका का स्वागत किया और बोली, राधिका दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस बार जब मैं मेरे मायके गई हुई थी और मैंने मेरी माँ को भी इसी तरह दिन भर काम करते देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मेरी भाभी ने इसका गलत मतलब निकाल दिया और मेरी भाभी ने मुझसे गुस्से में बात की। तब जाकर मुझे समझ आया कि एक अच्छी ननद कभी भी अपना माँ और भाभी के भले के बारे में ही सोचकर उसे कुछ कहती हैं जिसे भाभी गलत मान लेती हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। तब मुझे आपकी बहुत याद आई और मैंने यह फैसला किया कि मैं आकर तुरंत आपसे माफ़ी मांगूंगी। राधिका बोली, भाभी, मैं आपसे माफ़ी मंगवाना नहीं चाहती हूँ, बस आपको यह बात समझ में आई, मेरे लिए यही काफ़ी है। अस्मिता बोली, माँ, मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ। आप हमेशा मुझे हर काम में सहयोग करती रहीं, मगर मैंने फिर भी आपकी कद्र ना कर सकी। सुनंदा जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों, हर घर में ननद भाभी की छोटी मोटी नोकझोंक हो ही जाती है, मगर समय रहते अपनी गलतफहमियां दूर कर लेने में ही भलाई है, क्योंकि हर बेटी को अपना मायका बहुत प्यारा होता है। तो कृपया हर भाभी यह ध्यान रखे कि एक बेटी को कभी अपना मायका ना छोड़ना पड़े और हर बेटी को यह ध्यान रखे कि
अपने मायके में ज़्यादा दखलंदाजी ना करें। दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी तरह की पारिवारिक कहानियाँ और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।